हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आपका सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको घटना चक्र से करा रहा हूँ। साथ ही ये जो लेक्चर है ये आपकी जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो संविधान सभा जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसके हम एमसीक्यू आज देख रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, कि संविधान सभा का निर्माण हो इसके लिए विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो देखो, आपके ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी, बी कांग्रेस पार्टी, सी मुस्लिम लीग और डी सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक है ना, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे पहले बोला कि संविधान सभा का क्या करना है, निर्माण करना है। तो सर्वप्रथम किसने ये बोला कि संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का निर्माण करना है। तो आंसर कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934। ठीक है ना, स्वराज पार्टी 1934 में बनी थी। उसने सबसे पहले यह बोला था कि संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। चलिए हम डिस्कशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम क्या था, अवसर था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी थी जिसने सबसे पहले क्या किया था, संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है स्वतंत्रता के, ठीक है ना, दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था। जो स्वतंत्रता का समय था, ठीक है ना, ये पढ़ रहा हूँ मैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन कौन कौन से आपके सामने। पहले हैं एम एन रॉय द्वारा। दूसरे हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना, बी आर अम्बेडकर द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है इनमें से सबसे पहले किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो देखो, इसका सही आंसर है एम एन रॉय। एम एन राय जो थे, एम एन राय ने सबसे पहले क्या विचार प्रस्तुत किया था, संविधान सभा के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। यदि आपसे पार्टी पूछ ले कि किस पार्टी ने, तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले क्या किया था, संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किस में, इनमें से किस में। तो ये मिशन, कमीशन, डेलीगेशन दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका है साइमन कमीशन द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सी नंबर का आपका है कृषि मिशन द्वारा। डी नंबर का है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक है ना, कृषि मिशन द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। ठीक है ना, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने की बात कही गई थी कृषि मिशन द्वारा। तो ये याद रखना आप। तो देखो, डिस्कशन पढ़ लो। तो देखो, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात
का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस मिशन 1942 में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहाँ पे किस मिशन लिख के आएगा, कैबिनेट मिशन लिख के आएगा। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है। तो ये याद रखना, आप क्रिप्स मिशन के तहत सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात कही गई थी, ठीक है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। फिर संविधान सभा का निर्माण करने के लिए क्या किया गया, संविधान सभा की सीटों का बंटवारा किया गया, ठीक है ना। अब फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि सीटों का बंटवारा कितने पर किया गया था, कितने व्यक्तियों पर एक सीट का बंटवारा किया गया था, देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को, ठीक है ना। तो वही चीज़ ये क्वेश्चन में इन्होंने पूछी है। तो देखो आपके ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। इनमें से आपको सही आंसर देना है। तो बताओ सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति, ठीक है ना। तो प्रति 10 लाख पर संविधान सभा की क्या किया गया था, एक सीट का आवंटन किया गया था। तो इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति पर। देखो डिस्क्रिप्शन देख लो। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर, ठीक है, एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर था बी, 10 लाख व्यक्तियों का। अब हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन जो है वो है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। आपको बताना है जो कैबिनेट मिशन आया था वो 3 सदस्यीय राजनीतिक मिशन था, मैंने आपको पढ़ा है। तो आपको बताना है जो आपको व्यक्ति दिए गए हैं इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपको पहला ऑप्शन है वो है विलियम वुड, दूसरा स्टीफोर्ड क्रिप्स, तीसरा पैथिक लॉरेंस और चौथा है ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो करिए आंसर इसका। तो देखिए इसका सही आंसर है विलियम वुड, ठीक है ना। आपको मैंने पढ़ाया था कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ये तीनों लोग थे कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ है और अंतिम सरकार का निर्माण हुआ है। विलियम वुड नहीं थे कैबिनेट मिशन में शामिल, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो विलियम वुड क्या है, सही आंसर है, ये शामिल नहीं थे। इस प्रकार से करना था। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है ना। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आपको सही आंसर बताना है कि कैबिनेट वो जो आपको सही आंसर बताना है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो बताइए। तो देखो पहला ऑप्शन आपका है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत तो किया नहीं गया था, आप सबको पता है कैबिनेट मिशन का वो भारतीय संविधान सभा का गठन। क्रिप्स योजना के तहत सबसे पहले बात कही गई थी, गठन नहीं किया गया था संविधान सभा का। ऊपर मैंने आपको पढ़ा है कि क्रिप्स योजना जो 1942 है उसके तहत सबसे पहले संविधान सभा के एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात कही गई थी उसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। अगले जो आपके ऑप्शन है वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर आपका है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ही अंतिम सरकार का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि भारतीय संविधान सभा का
प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन है वो सही है। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अंतरिम सरकार से, ठीक है ना। तो देखो 1946 में निर्मित, ठीक है, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, ठीक है ना। 1946 में जो अंतिम सरकार बनी थी, ठीक है ना, अंतिम सरकार का गठन भी किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो अंतिम सरकार में कार्यपालिक परिषद के उपसभापति कौन थे, तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालचारी और डी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही। उपसभापति कौन थे? उपसभापति का मतलब उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम सरकार जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अध्यक्ष पढ़ाए थे, ठीक है, और उसके उपाध्यक्ष पढ़ाए थे। तो उसके उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो ए नंबर का आपको ऑप्शन सही है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लो इसका, देखो क्या लिखा हुआ है। 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, ठीक है ना। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के क्या थे? पदेन अध्यक्ष थे, तथा जवाहरलाल नेहरू जो थे उपाध्यक्ष या उपसभापति उनको बनाया गया। तो ये लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतिम सरकार का क्या था? सदस्य नहीं था। तो देखो पहला ऑप्शन आपका ए नंबर का ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, बी नंबर का ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर का ऑप्शन आपका डॉक्टर एस राधाकृष्ण और डी नंबर का ऑप्शन आपका है जगजीवन राम। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो करिए आंसर इसका। तो देखिए इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ठीक है ना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो थे वो अंतिम सरकार में सदस्य नहीं थे। जब मैंने आपको अंतिम सरकार पढ़ाई थी तो उसके सारे सदस्य बताए थे, उपाध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना, उसमें कौन कौन को कौन सा विभाग मिला था या कौन सा मंत्री कौन था, ठीक है ना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण कहीं भी सदस्य नहीं थे। तो इसका सही आंसर है सी नंबर का, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो थे वो अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो इसका। तो देखो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार क्या किया गया? गठन किया गया। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को हुआ। ये फैक्ट आप याद रखना। अब देखो इसमें सी राजगोपालचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया। तो देखो पढ़ो। कथन ए, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ठीक है। ये क्या हो गया? एक कथन हो गया, कथन ए। फिर देखो कारण आर, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ठीक है। अब आपको इन दोनों को पढ़ना है, कथन और कारण दोनों को आपने पढ़ लिया। अब इसके अनुसार आपको नीचे ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो पहला आपका क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा क्या है आपका? बी नंबर का ऑप्शन, वो है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का क्या है? सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन है कथन सही है पर कारण क्या है? गलत है। डी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए आंसर कीजिएगा इसका। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी नंबर का, ठीक है ना।
कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, तो ये जो कथन लिखा हुआ है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, यह सही है। लेकिन बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। जो ये कारण है ये सही नहीं है। अंग्रेज़ों का कभी ऐसा विचार था ही नहीं कि भारत का बंटवारा बच जाए। ठीक है, समझ रहे आप। तो ये चीज़ जो है आपका कारण गलत है। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है कि कथन सही है पर कारण गलत है। तो इसका आंसर क्या है, सी सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। बेबेल योजना से संबंधित पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो, अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल क्या किए गए, नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। ठीक है, वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से क्या की बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। ठीक है ना, लंदन गए वो, भारत में जो संवैधानिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए लंदन जाते हैं, ब्रिटिश सरकार से बात करते हैं, कुछ प्रस्ताव रखते हैं। उन्हीं प्रस्तावों का किया गया, सार्वजनिक किया गया, जिसको बोलते हैं बेबेल योजना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। बेबेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना था। ठीक है ना, तो ये दिया हुआ था, सही बात हुई। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। ठीक है ना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना। ये सब क्या थे, प्रावधान थे बेबेल योजना के। इनको अच्छे से पढ़ लो आप। ठीक है ना, ये सारे प्रावधान जो हैं इनको पढ़ लो। ठीक है, फिर से पढ़ा देता हूँ मैं एक बार। बेबेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, ये भी था बेबेल योजना में। तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना। ये सब प्रस्ताव थे बेबेल योजना के। फिर देखो, बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। समझ रहे आप। तो यही मैंने आपको अभी बताया, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। वो कभी चाहते ही नहीं थे अंग्रेज कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े और भारत का विभाजन रुक जाए, वो ऐसा कभी चाहते नहीं थे। तो अतः कथन क्या है, सत्य है, और कारण क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। आपको ये बताना है कि 4 कथन आपको दिए गए हैं, वो उनमें से कौन से सत्य हैं संविधान सभा के विषय में। तो देखो, पहला आपका कथन है, यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा आपका कथन है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा आपका कथन है कि वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा आपका कथन है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये संविधान सभा के से संबंधित क्या है, कुछ कथन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं आपके। तो देखो, पहला कथन यदि आप देखो, ये वैश्विक मताधिकार पर आधारित थी। तो वैश्विक मताधिकार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था क्या, नहीं हुआ था। वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। जो संविधान सभा के प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनको अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। और जो रियासत के से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रियासत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका चुनाव रियासत के जो प्रमुख होते थे, राजा होते थे, उन्होंने किया था। तो वैश्विक मताधिकार पर तो इसका चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी क्या संविधान सभा, नहीं थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, सीधे सदस्यों को वोट नहीं दिया गया था। ठीक है ना, ये वह बहुदलीय निकाय थी, तो ये बात सही है। उसमें मुस्लिम भी लीग थी, कांग्रेस थी। और जब मैं आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कई सारे क्या कहते दल बढ़ाए थे। भले ही उनकी एक एक सीट थी, लेकिन कई सारे दल थे। भले ही उनकी संविधान सभा में एक एक सीट थी, लेकिन कई सारे दल थे। तो ये वाली बात तो सही है, तीसरा वाला सही है। चौथा देखो, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये बात भी सही है। मैंने आपको संविधान निर्माण की समितियाँ पढ़ाई कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से क्या क्या कार्य किया है।
ठीक है, तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से सही कौन सा है। तो देखो इसमें से हमें 3 और 4 सही लग रहा है, ठीक है ना। और देखो आपके कूट जो हैं वो हैं 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है सी, 3 और 4 सही है। समझ रहे आप। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था संविधान सभा का। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, सही है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो इसका। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की जो विधान सभाएं थीं उनका क्या किया गया, उपयोग किया गया निर्वाचक मंडल के रूप में। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक ना। और संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। ये डिस्कशन हो गया आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला कथन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, ठीक है। दूसरा कथन आपका है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा कथन जो आपका है वो है यह बहुदलीय संरचना नहीं है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आप पे कूट देख लो, कूट क्या है। ए नंबर का सही है क्या, ए और डी सही है, कि बी सही है, ए और बी सही है, कि सी सही है मतलब बी और सी सही है, या डी नंबर का आपका ऑप्शन है ए बी सी डी सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन से सही है। तो देखो पहला कथन जो है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है। यदि यहाँ पर लिखा होता है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित है तो ये गलत होता। अब यहाँ पर लिखा है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, तो ये बात सही है बिल्कुल। बी नंबर का आपका ऑप्शन है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है आपका, ठीक है। ये बहुदलीय संरचना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपको गलत है। बहुदलीय संरचना है संविधान सभा, ऊपर ही पढ़ा भी हमने, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। तो आपका क्या सही हो गया, ए और डी सही हो गया। तो देखो सही उत्तर देखो, आपको ये कूट दिए गए थे तो इसमें से सही क्या है, ए और डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन जो आपका है वो है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, पहला कथन ये है। दूसरा कथन जो है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी नंबर का आपका ऑप्शन जो है वो है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ठीक है ना। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये आपके कथन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो कि है गलत है। 4 कथन आपको दिए गए ए बी सी डी करके संविधान सभा के बारे में आपको बताना है। MPPCS या MPP 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए आंसर कीजिएगा इसका। कोई एक बताना है गलत कौन सा है। अभी तक हमने पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, चुनाव नहीं हुआ है, निर्वाचन नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है इसमें से। तो ये सही ऑप्शन आपका होगा, आंसर होगा सी। समझ रहे आप बात को। इसमें थोड़ा सा आपको इन दो में तो कोई कन्फ्यूजन आपको होगी नहीं, डी नंबर की में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी, ठीक है। लेकिन जो ये सी नंबर का पॉइंट है इसने पूरी बात क्लियर कर दी। तो आपको क्या करना था, गलत कथन छांटना था। तो सी नंबर कथन आपका गलत है। फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जी ना, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव किसने किया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था क्या उनको? क्या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था उनको? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था उनको? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था उनको? तो करिएगा आंसर इसका। इसका सही आंसर आपका सी नंबर का, ठीक है ना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा उनको क्या किया गया था? चुना गया था। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब संविधान सभा पढ़ाया था। तो देखो क्वेश्चन आपका है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। ए नंबर का आपका ऑप्शन है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी नंबर का आपका ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी नंबर का आपका ऑप्शन है, भारत प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी नंबर का आपका ऑप्शन है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए वो चुने गए थे, ठीक है ना। तो ये सब आपको ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार से चुने गए थे। तो करिए इसका आंसर। इसका सही आंसर है सी नंबर का, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। मतलब प्रांतों से, जो ब्रिटिश प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनको उन ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभा थी उनके जो सदस्य थे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। इसका मतलब सीधा सही है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या है? सही है। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभा द्वारा। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा। तो देखो इसमें सही आंसर जो है आपका ये है, प्रांतीय सभा द्वारा, ठीक है। डी नंबर का आपको ऑप्शन क्या है? सही है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन जो है वो है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन से थे। आपको ये बताना है कि जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के चुने हुए वो कौन थे। आपके ऑप्शन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपका ऑप्शन है बी नंबर का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी नंबर का आपका ऑप्शन है एस राधाकृष्ण। इनमें से आपको बताना है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन से थे। तो आंसर कीजिएगा। तो देखो इसका सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक में क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। ये नाम जो लिखा ना, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन में पूछा गया स्थायी अध्यक्ष कौन से थे, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन यदि पूछ ले कि संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो वो लगा के आना दूसरी बैठक में चुने गए, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। मैंने आपको बताया था कि प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है ना। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है, आपका ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से किसने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी।
मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 क्या किया गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इसका सही आंसर है सी नंबर का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, और इन्होंने ही प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, और प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, सी सही है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर है बी नंबर का, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से आपको बताना है कि संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये देखो, यहाँ पे ना तो आपसे ये पूछा गया कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ना आपसे ये पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसने सीधा पूछा कि संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपका जो ए नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। वही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका भीमराव अम्बेडकर, बी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर का ऑप्शन है आपका सी राजगोपालचारी, डी नंबर का आपका ऑप्शन है के एम मुंशी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, MPPSC जो है 2020 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखो, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। आपको बताना है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। आपके ऑप्शन है TT कृष्णमाचारी, BT कृष्णमाचारी, HC मुखर्जी या फ्रैंक एंथनी। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे फ्रैंक एंथनी। ठीक है, कौन थे इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। ए नंबर का ऑप्शन आपका ऑप्शन TT कृष्णमाचारी, बी नंबर का BT कृष्णमाचारी, सी नंबर का HC मुखर्जी, डी नंबर का फ्रैंक एंथनी। तो देखो इसका सही आंसर है फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी जो थे वो संविधान सभा के क्या थे, मनोनीत उपसभापति थे। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर का फ्रैंक एंथनी। देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। तो देखो, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति अथवा उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अथवा अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। आपको नीचे कुछ डेट दी हुई है ऑप्शन में। तो पहला आपका ए नंबर का ऑप्शन है 10 जून 1946 को की गई थी, बी नंबर का आपका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, सी नंबर का आपका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को की गई थी, डी नंबर का जो आपका ऑप्शन है, डी नंबर का आपका ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को की गई थी। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि इसमें से किस दिन संविधान सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई। तो आंसर कीजिएगा। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर का 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था, या संविधान सभा की स्थापना की गई थी 26 नवंबर 1949 को। यह डेट आप याद रखना, ठीक ना, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति अथवा उपाध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर का ऑप्शन है
हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो है ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1946 को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपको बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो बताइएगा, मैंने आपको बताया था ऊपर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। सही आंसर है इसका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करा था। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सही आंसर इसका ए है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो आपको बताना है संविधान सभा का गठन कब हुआ है। आपकी ऑप्शन है दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1948 में, नवंबर 1950 में और दिसंबर 1951 में। करिए आंसर। संविधान सभा की स्थापना हुई है दिसंबर 1946 में। तो आपका ऑप्शन जो वाला सही है। ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसका भी आंसर क्या है, बी है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई है, संविधान सभा की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये याद रखना 9 दिसंबर 1946 को क्या की गई, संविधान सभा की स्थापना की गई। कहीं कहीं गठन आपको मिलेगा 24 नवंबर 1946 को, ठीक है ना। तो कहीं कहीं गठन आपको देखने को मिलेगा 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा, किसी किताब में लिखा है 24 नवंबर 1946 को, ठीक ना। घटना चक्र बता रही है, घटना चक्र से मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। ये बता रही है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा क्या हुआ, गठन हुआ है। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 24 नवंबर, ठीक है ना, 1946 को गठन हुआ है संविधान सभा का, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना, इस फैक्ट को क्लियर कर लेना कि कब संविधान सभा क्या किया गया, गठन किया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। भारत की संविधान सभा थी उसका प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। आपके ऑप्शन है 10 जून 1946 को, बी नंबर का आपका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, सी नंबर का आपका ऑप्शन है 19 नवंबर 1947 को, डी नंबर का आपका ऑप्शन है 30 जून 1949 को। तो आपको बताना है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो देखो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बी नंबर का आपका जो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, ये सही है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 9 दिसंबर 1946 को या डी 19 दिसंबर 1949 को। आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है, ठीक है। तो करिए इसका आंसर। इसका सही आंसर आपका जो है वो है सी नंबर का, यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, किस डेट को। तो वो डेट आपको बतानी है कि जिस दिन भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो देखो पहला आपका ए नंबर का ऑप्शन है जनवरी 22 1946 को, बी नंबर का आपका ऑप्शन है जनवरी 22 1947 को, सी नंबर का आपका ऑप्शन है फरवरी 20 1947 को, डी नंबर का आपका ऑप्शन है जुलाई 26 1946 को। तो इसमें से आपको सही आंसर करना है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर है बी 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, पारित किया गया था। फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो इस कोर्स का, इस क्वेश्चन का। तो देखो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था।
आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, जिक्र था इस बात का 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर का आपका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी नंबर का आपका ऑप्शन है बी एन राव, डी नंबर का आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसमें से आपको बताना है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, आपको बताना है। तो करिए आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सी डी देशमुख। तो आपको ये बताना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखो बी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। अब आपको कुछ नीचे कथन दिए हुए हैं, उनको पढ़ के आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो प्रथम कथन क्या है, प्रथम कथन जो आपका है वो है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये दो कथन हो गए। अगले कथन जो आपके हैं वो है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है कि ए नंबर का ऑप्शन सही है, 1 और 2 3 सही है कथन, कि बी नंबर का ऑप्शन सही है 1 3 4 कथन सही है, कि सी नंबर का ऑप्शन सही है 2 3 4 कथन सही है, या सभी चारों कथन सही है। तो आपको इसका आंसर करना है। करिए आंसर। पहला कथन आपका है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। तो ये बात सही है, ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये बात भी सही है आपकी, ठीक है। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। 1 और 2 कथन सही है। हम देखते हैं अगले कथन। अगला कथन जो आपका है वो है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो बिल्कुल सही बात है। हम भारत के लोग शुरुआत में लिखा रहता है, फिर लास्ट में प्रस्तावना में लिखा है कि इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो संविधान के लोगों ने क्या किया है, संविधान को क्या किया, आदेशित किया है। संप्रभुता लोगों में निहित है। तो ये बात भी सही होगी। तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। चौथा ऑप्शन जो है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो ये बात गलत है। देखो हमारे देश में जो राज्य का मुखिया है वो है संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति, वास्तविक शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री के पास में, ठीक है। तो यदि हम क्वेश्चन को देखें तो जो संवैधानिक रूप से या ऑफिशियली कौन है मुखिया देश का, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम पर हम क्या करते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है या कथन है वो गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर ए 1 2 3। 1 2 3 नंबर के जो आपके कथन है वो सही है, चौथा कथन आपका गलत है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ए नंबर का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 2 3 सही है। फिर हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो पढ़ लो। देखो, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि हो, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया था। अतः तीनों कथन क्या है, सही है, और चौथा कथन गलत है। चौथा कथन आपका क्या था कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो ये कथन आपका क्या था, गलत था। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको संविधान सभा से संबंधित और संविधान निर्माण से संबंधित और सारे MCQ आपको कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।